हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन में लेकर के आए हैं क्लास 10th के भौतिक का प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि चैप्टर 1 है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2026 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें हमने जितने सारे भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, हमने उसी को इसमें सॉल्व कराया है। तो इसको मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल कम होता है किस में? तो दोस्तों, प्रकाश का चाल जो कम होता है वो सबसे कम होता है ठोस में। ठीक है। और सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल निर्वात में। तो प्रकाश के चाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन दिया गया है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसमें आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रकाश का जो चाल है निर्वात में और वायु में दोनों में सेम माना गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो डाटा है ये वायु में और निर्वात में दोनों का है। अब इसमें आइए, जल में अगर प्रकाश की चाल को देखा जाएगा तो जल में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच की बात किया जाए तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का चाल जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, तैलीय कागज कैसा होता है? यानी कि तेल लगा जो कागज होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शक हम उससे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। अपारदर्शक उससे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार ना कर पाए। और पारभाषक उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश अंशतः यानी थोड़ा सा आर पार कर पाए। तो तैलीय कागज हो जाएगा पारभाषक, सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हमने आप सभी को पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। और होता कितना है तो ये भी डाटा आप लोग को याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। तो वैसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगी या लेंस है जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगी उसे हम अभिसारी लेंस कहेंगे। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करती है। उत्तल लेंस इस तरह का होता है और ये मुख्य अक्ष होता है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जो ही प्रकाश की किरण आती है लेंस से अपवर्तन के बाद इसके फोकस पर एकत्रित हो जाती है। अगर यही आप सभी से दर्पण में पूछा रहता कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं तो हम उसे अवतल दर्पण बताते।
क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणें को इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, सी 100 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, यानी कि अनंत है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के बारे में पहले हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो उत्तल दर्पण को जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है, और इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। वस्तु चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका जो प्रतिबिंब ये बनाता है वो हमेशा छोटा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है काल्पनिक, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन सी दिया गया है वास्तविक एवं काल्पनिक, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर होगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। ये हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सीधा एवं आवर्धित। तो सीधा एवं आवर्धित दिया गया, तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और अभी हमने आप सभी को बताया कि अवतल दर्पण जो है वो कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनाता है, सीधा तो बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। और दूसरा ऑप्शन है उल्टा और आवर्धित, और आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, ठीक है, और उल्टा। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है वो कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो दिया गया है सीधा एवं हार्षित, और हार्षित का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी सही हो जाएगा, सीधा एवं हार्षित। नौ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश स्रोत अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रदीप्त। तो जो व्यक्ति प्रकाश जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और प्रकीर्णन, तो जब कोई प्रकाश किसी छोटे कण से टकरा करके और फैल जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और किरण पुंज किसे कहेंगे, तो किरणों के समूह को हम कहेंगे किरण पुंज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? यानी कि जो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कि ये प्रकाश है तो इसके पथ को ये दर्शा रहा है, सीधा चल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा किरण आलेख है, क्योंकि इसे किरण आलेख ही कहेंगे। और ऑप्शन में किरण आलेख दिया भी गया है, ना तो उसे फोकस कहेंगे ना ही किरण पुंज, और इनमें सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और इसे 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है, यानी कि प्रकाश चलता कैसे है? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो चलता है वो हमेशा चलता है
सीधी रेखा में। प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा में नहीं चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बी दिया गया है 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f है। और सी दिया गया है 1/v प्लस u बटा 1 और बराबर 1/f है। और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी साइड मिरर कहने का अर्थ है कि पीछे देखने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिस दर्पण का, उसे ही साइड मिरर कहते हैं। बाइक में भी लगा होता है कि पीछे से किसी जो भी वाहन आएगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा लगा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और कोई भी गाड़ी अगर पीछे से आएगा तो उसका छोटा प्रतिबिंब अगर साइड मिरर में दिखा पाएगा तभी हम उसको देख सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया है यही कि अगर कोई ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, परावर्तक पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण टकराती है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि परावर्तक केंद्र जो होता है, यानी कि मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो होता है इसे हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, यानी कि मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ध्रुव हो जाएगा। अगला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो इसमें आप सभी को हम बता रहे हैं 16 नंबर का आंसर कि ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये इसका ध्रुव यानी कि पोल है, और ये इसका वक्रता त्रिज्या R है। तो यहाँ से जो भी किरण गुजरेगी, ठीक है, ये दोनों को मिलाती है। और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो सभी वस्तु का, कोई वस्तु का, कितना ही बड़ा वस्तु कोई काहे ना हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, तो वो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है, ये सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण जो होता है ये हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ए, F इज इक्वल टू R/2, बी में है F इज इक्वल टू R, और सी है R इज इक्वल टू F/2, और डी है F इज इक्वल टू 2/R। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। इसमें एक और ऑप्शन दिया रहता तो वो भी सही हो जाता, वो कौन सा है मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर यहाँ पर दिया रहता R इज इक्वल टू 2F है तो ये भी सही होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हजामत सैलून में बाल दाढ़ी बनाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है।
इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया था, दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और यहाँ पर क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करके पूछा गया है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होगा। अगला है दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किसका किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, कि ए और बी दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके अगर एक जगह करेगा तो हीट पैदा होगा और उस हीट से जो कुकर होगा उससे खाना बन पाएगा। अगला है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो वो होता है, इसका हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। 22 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर लेंस का तो प्रयोग करता नहीं है। ठीक है, और इसमें उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर को कान में कोई बीमारी देखना होगा और वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे बड़ा प्रतिबिंब अगर देख सकता है तभी वो इलाज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट, अवतल दर्पण हो जाएगा। डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टरी क्षेत्रों में। अगला है, इसमें प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम पूछा जाएगा तो ये आप सभी जानते ही होंगे कि बी हो जाएगा, क्योंकि 2 होता है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। अगला इसमें है, अवतल दर्पण है, इसको ऑप्शन दिया गया है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। नोट मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसारित दर्पण। और अभिसारित दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें को मुख्य फोकस पर इकट्ठा करता है। प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी और दर्पण के परावर्तक से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाएगी, इसलिए इसे हम अभिसारित दर्पण कहते हैं। अगला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच दूरी को कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है अक्ष कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता व्यास कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, फोकसांतर कहेंगे या फिर फोकस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, राइट, फोकसांतर होगा। अगला है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया गया है, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक, वो होता है इस तरह का, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है बाहर की ओर। ठीक है, और इधर होता है फोकस और इधर होता है सेंटर। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, प्रकाश इधर से आती है तो इस दिशा में जो भी हम दूरी को मापेंगे वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। आप सभी को याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में से सभी। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनाता है परंतु छोटा नहीं बनाता है, वो बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है।
और समतल दर्पण ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है लेकिन छोटा नहीं बनाता, ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा मात्र दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कितना भी बड़ा वस्तु हो यह हमेशा इसका प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 भी इसका लेकर के आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।